डियर स्टूडेंट्स, आगे अपना टॉपिक आता है नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्लों के बारे में कि नाइट्रोजन के कितने ऑक्सो अम्ल होते हैं। उनमें जो इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन का ऑक्सो अम्ल है जैसे नाइट्रिक अम्ल, उसके बनाने की विधियाँ, उसकी रिएक्शनें वो देखेंगे अपनी। तो फर्स्ट आता है कि नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्लों की संख्या कितनी होती है। तो नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्लों की संख्या 3 होती है, वैसे 4 होती है, लेकिन इस बार की जो बुक लगी है अपने आरबीएससी की, उसके अंदर 3 नाइट्रोजन के क्या माने, ऑक्सी अम्ल माने। तो 3 नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल कौन कौन से हैं? एक तो हाइपोनाइट्रस अम्ल है। हाइपोनाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या है? तो H2N2O2 इसका क्या होता है? सूत्र होता है। जब इसकी अपने वैलेंसी पूरी करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर निकल के आती है। हाइपोनाइट्रस अम्ल की 2 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है और 2 ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब एक चीज अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इनकी क्षारकता पूछता है। जैसे नाइट्रस अम्ल, नाइट्रोजन के जितने अम्ल होंगे उनकी क्षारकता पूछेगा, या अपने फास्फोरस के भी देखेंगे कि कितने इसके अम्ल होते हैं, सल्फर के भी देखेंगे, उनमें सभी में पूछता है कि इसकी क्षारकता कितनी होती है। तो क्षारकता का मतलब ये देखना है कि उनके साथ में कितने OH जुड़े हुए हैं, कितने OH जुड़े हुए, OH की संख्या काउंट कर लेना, वो उनकी क्या होंगी? क्षारकता होंगी। अब इसके साथ में कितने क्षारकता जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े हुए हैं, तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। या अपने ऐसे कह सकते हैं कि जब H2N2O2 को जलीय विलयन में छोड़ा जाता है, तो ये जलीय विलयन में क्या करते हैं? H+ आयन को त्यागते हैं। तो ये कितने H+ आयन को त्याग सकते हैं? मैक्सिमम 2 H+ आयन को त्याग सकते हैं। तो 2 H+ आयन को त्यागने के कारण इसकी क्षारकता कितने निकल के आती है? 2 निकल के आती है। यही इनकी क्या होती है? क्षारकता होती है। ये इनकी क्या होती है? क्षारकता होती है। बस अपने को क्षारकता में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। या तो फिर ये चेक कर लेना है कि कितने OH जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या काउंट कर लो, वो उनकी क्या हो जाएगी? क्षारकता हो जाएगी। या फिर ये ऐसा काउंट कर लो कि ये जलीय विलयन में कितने H+ आयन को क्या कर सकते हैं? त्याग सकते हैं। तो अपने नाइट्रस अम्ल देखते हैं, तो हाइपोनाइट्रस अम्ल देखते हैं। तो हाइपोनाइट्रस अम्ल में 2 उसके साथ में क्या जुड़े हुए? OH जुड़े हुए हैं। या फिर अपने कह सकते हैं कि 2 ये जलीय विलयन में क्या करेंगे? H+ आयन को त्यागेंगे। अब इनकी क्षारकता कितने निकल के आएगी? 2 इनकी क्षारकता निकल के आएगी। और नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं, तो अपने ऑक्सीकरण संख्या फाइंड आउट करते हैं। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या अपने कितनी मानेंगे? +1 मानेंगे। +1 मानने के कारण इसकी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे प्लस के। और इसके साथ में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो 2x मान लेंगे इसके साथ में। और साथ में ऑक्सीजन कितने जुड़े हैं? 2 जुड़े हुए हैं, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी मानेंगे? नहीं, यानी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? -2 ही मानेंगे। तो फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल गई वो कितनी निकल गई? +1 निकल के आएगी। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या हाइपोनाइट्रस अम्ल में कितनी होती है? +1 होती है। इसी प्रकार से नाइट्रस अम्ल देखते हैं। सेकंड आता है नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO2 होता है। HNO2 होता है ये फॉर्मूले, और आपको नाइट्रस अम्ल का नाम ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले कि नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्लों के नाम व सूत्र लिखिए, तो हाइपोनाइट्रस अम्ल पहला, नाइट्रस अम्ल दूसरा और नाइट्रिक अम्ल तीसरा, इसके क्या होते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल होते हैं। उनके सूत्र H2N2O2 होता है हाइपोनाइट्रस का, और नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO2 होता है। जब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं अपने, तो इसके साथ में एक ही OH जुड़ा हुआ है, और ये जलीय विलयन में करेगा क्या? एक ही H+ आयन को क्या करेगा? त्यागेगा। जब अपने देखेंगे तो ये जलीय विलयन में क्या करेगा? एक H+ आयन को त्याग देगा और साथ में क्या बना देगा? NO2- यानी नाइट्रो आयन बना लेगा। ठीक है, तो इसकी क्षारकता कितनी निकल के आएगी? 1 निकल के आएगी। और ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो 1 प्लस का और 4 माइनस के, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -2 होगी। 2 जुड़े हुए हैं तो -4 हो जाएगी। 1 प्लस का हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 मानेंगे तो -3 रह जाएगी, वो उस साइड जाके कितनी हो जाएगी? +3 हो जाएगी। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या नाइट्रस अम्ल में कितनी निकल के आती है? +3 निकल के आती है। उसके बाद में नाइट्रिक अम्ल आता है। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? तो HNO3 होता है। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3 होता है, और ये अनुनाद दिखाता है। अनुनाद का मतलब ये नहीं होता कि अपने कह सकते हैं कि नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन परमाणु को, मतलब इसे फर्स्ट ऑक्सीजन परमाणु मान लेते हैं और इसे सेकंड ऑक्सीजन परमाणु मान लेते हैं, सेकंड ऑक्सीजन परमाणु मान लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है।
क्योंकि इसके साथ तो इसकी वैलेंसी वैसे ही कंप्लीट हो जा रही है। अगर अपने वैलेंसी देखें तो ऐसे चेकआउट करते हैं वैलेंसी इसकी, तो एक टाइप से अपने कहते हैं ना कि ऐसे इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है। ये क्या कर लिया इसने, अपनी वैलेंसी पूरी हो जाती है इसकी नाइट्रोजन की। लेकिन नाइट्रोजन के नाइट्रिक अम्ल में अपने को पता है कि 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो ये अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर देता है, एक ऑक्सीजन परमाणु को दे देता है। इस पर चार्ज पॉजिटिव का और इस पर चार्ज नेगेटिव का आ जाता है। ये 6 मैंने इसके एकाकी, 3 इसके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिखा दी। अब ये नहीं है कि इसने जो अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इस एक ऑक्सीजन को दिए, यानी फर्स्ट ऑक्सीजन को दिया है। जब अपने एक्स किरणों से देखते हैं तो ये भी देखते हैं कि ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसने प्रदान किए ये इस ऑक्सीजन यानी सेकंड ऑक्सीजन को भी कर सकता है। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में अपनों ने दिखा दिया कि ये फर्स्ट को देता है, सेकंड कंडीशन में अपनों ने दिखा दिया कि ये सेकंड को क्या करता है, अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, जिसके कारण इस पर नेगेटिव का चार्ज, इस पर पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे निकल के आती है कि अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों का स्थानांतरण किस प्रकार करता है, हाफ हाफ करता है, यानी ऑक्सीजन को भी करता है, फर्स्ट ऑक्सीजन को भी करता है और सेकंड ऑक्सीजन को भी करता है। तो इसकी संख्या ऐसे कह सकते हैं कि इस पर पॉजिटिव का चार्ज, इस पर नेगेटिव का चार्ज और इस पर नेगेटिव का चार्ज रह सकता है। ये इसकी क्या होती है, अनुनादी संरचना होती है। पूछ भी लेता है कि नाइट्रिक अम्ल की अनुनादी संरचना दिखाइए, तो 2 इसकी नाइट्रोजन की नाइट्रिक अम्ल की अनुनादी संरचना होती है। इसकी ऑक्सीजन संख्या फाउंड आउट करते हैं तो अपने को पता है कि 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए, तो 3 × -2, एक इसके साथ में हाइड्रोजन है, +1 लगा देंगे इसकी और यहाँ पर क्या लिख देंगे x। फाइंड आउट करेंगे तो कितनी निकल के आएगी, बराबर 0 रख के, तो +5 इसकी क्या निकल के आएगी, ऑक्सीजन संख्या निकल के आएगी। तो नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की सर्वाधिक ऑक्सीजन संख्या होने के कारण ये सबसे ज्यादा क्या होता है, स्थायी यौगिक होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, स्थायी यौगिक होता है। अन्य 2 यौगिक होते हैं वो क्या रहते हैं, अस्थायी रहते हैं, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, कम होती है। अपने ने देखा था कि जिसकी जितनी ज्यादा ऑक्सीजन संख्या होगी वो उतना ही ज्यादा कंपाउंड क्या होगा, स्थायी होगा। तो ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज नाइट्रोजन के 3 अम्लों के बारे में ध्यान रखना, नाइट्रस अम्ल, हाइपोनाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तीनों के फॉर्मूले ध्यान में रखना, H2N2O2 HNO2 और लास्ट वाले का HNO3। क्षारकता ध्यान रखना और उनकी ऑक्सीजन संख्या ध्यान में रखना। फिर आती है इनकी बनाने की विधियां। तो बनाने की विधियां में ज्यादा अपने को ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ एक नाइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ना है और अम्लों के बारे में नहीं पढ़ना। हाइपोनाइट्रस अम्ल कैसे बनता है, नाइट्रस अम्ल कैसे बनता है, उसके बारे में अपने को नहीं देखना है। तो इसके अंदर आता है बनाने की विधियां के अंदर फर्स्ट विधि आती है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में होगा क्या, तो अपने को सिर्फ कंपाउंडों को ध्यान में रखना है कि कौन कौन से कंपाउंड यूज किए जा रहे हैं। बाद में अपने को अपने आप याद रह जाएगा कि प्रयोगशाला विधि में क्या होगा। जैसे इसके अंदर कंपाउंडों को अपने को क्या रखना है, पहले ध्यान में रखना है कि कौन कौन से कंपाउंड यूज किए जा रहे हैं। तो डायरेक्ट रिएक्शन में ऐसे लिख सकते हो कि सोडियम नाइट्राइड की जब अभिक्रिया करवाई जाती है किसके साथ में, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में करवाई जाती है, तो क्या बनता है, अपना नाइट्रिक अम्ल बनता है। रिएक्शन कैसे होगी, तो ऐसे HNO3 बन जाएगा, यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा, प्लस में क्या निकल जाएगा, तो Na2SO4 निकल जाएगा। इसे क्या बोल देंगे, अपने सोडियम सल्फेट निकल जाएगा, प्लस में अपना नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। बस और कुछ नहीं रखना। प्रयोगशाला विधि पूछे तो एक तो सोडियम नाइट्रेट का ध्यान में रखना, प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल का ध्यान में रखना है। रिएक्शन कराओ, किसका निर्माण कर लो, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लो, को प्रोडक्ट के रूप में जो निकल रहा है वो दिखा दो। उसके बाद में सेकंड विधि आती है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है नाइट्रिक अम्ल बनाने की। कौन सी है, तो ओस्टवाल विधि बोलते हैं। और ये विधि कौन सी है, औद्योगिक विधि है। जैसे अमोनिया बनाने की अपनों ने विधि देखी थी, हेबर विधि, उसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल बनाने की भी क्या है, एक औद्योगिक विधि है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, ओस्टवाल विधि बोलते हैं। और अपनों ने ये देखा भी था अमोनिया वाले टॉपिक में कि अमोनिया का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए जो ओस्टवाल विधि होती है वहां पर क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। तो इसके अंदर 3 स्टेप ध्यान में रखने हैं पहले अपने को। फर्स्ट स्टेप ये ध्यान रखना है कि अमोनिया की अभिक्रिया करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ में और क्या बना लेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेंगे, जिसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। सेकंड, जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना हुआ है अपना, उसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेंगे। और थर्ड में अपने क्या करेंगे,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, जल के साथ रिएक्ट करवाएंगे और क्या बना लेंगे, नाइट्रिक अम्ल बना लेंगे। जैसे फर्स्ट यहाँ पर मैंने लिख रखा है, अमोनिया व ऑक्सीजन को रक्त तप्त प्लेटिनम जाली में प्रभावित करके क्या किया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को आप नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हो। तो मैंने किया क्या, अमोनिया लिया है, प्लस में ऑक्सीजन लिया है, उसकी रिएक्शन कराई है किसकी प्रेजेंसी में, प्लेटिनम, प्लस में जो टेम्परेचर रखा है वो कितना है, 173 केल्विन टेम्परेचर रखा है। रक्त तप्त का मतलब कि इतना टेम्परेचर है कि वो प्लेटिनम जाली को कौन सा बना देगा, एक टाइप से लाल रंग का दिखा देगा, इतना गर्म कर देगा, जिस पर क्या होगा, अमोनिया और ऑक्सीजन जैसे ही उस पर प्रभावित होगी, अमोनिया आपस में टूटेगा, ऑक्सीजन आपस में टूटेगी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर लेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेंगे, और प्लस में जल के मॉलिक्यूल्स का निष्कासन कर देंगे। अब जल का मॉलिक्यूल्स अपने को पता है कि इतने टेम्परेचर में वाष्प अवस्था में रहेगा, उसे वैसे ही क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। फिर सेकंड क्या होता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है उसको ऑक्सीजन के अधिक्य कक्ष में, यानी एक कक्ष होगा, उस कक्ष में से क्या करेंगे, जो बना हुआ अपना नाइट्रिक ऑक्साइड है उसे गुजारेंगे, वो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर क्या बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही बना लेगा सर। फिर लास्ट आता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना हुआ है अपना, वो क्या करेगा, अपने जल में उसे क्या करेंगे, प्रभावित करवाएंगे, जल के अंदर क्या करेंगे, उसे फव्वारों के द्वारा उसके अंदर डालेंगे तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में NO निष्कासित कर देगा। रिएक्शनों को संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 आने के साथ साथ में यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ये अपनी रिएक्शन क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। इस प्रकार से जो ये नाइट्रिक अम्ल बना है, इस नाइट्रिक अम्ल को अपने क्या बोल देते हैं, सदुम नाइट्रिक अम्ल बोल देते हैं, सदुम नाइट्रिक अम्ल बोल देते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोल देते हैं। और क्वेश्चन भी पूछता है हमेशा कि सदुम नाइट्रिक अम्ल का सूत्र लिखिए, सदुम नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला लिखिए। तो सदुम नाइट्रिक अम्ल एक ऐसा नाइट्रिक अम्ल होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसे अपने क्या कह सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं, उसकी अशुद्धि प्रेजेंट रहती है, उसकी अशुद्धि प्रेजेंट रहती है। उस अशुद्धि के कारण जो ये बना हुआ नाइट्रिक अम्ल है उसे अपने क्या बोल देते हैं, सदुम नाइट्रिक अम्ल बोल देते हैं। और ये एक टाइप से कौन सा होता है, तो एक टाइप से ये रंगीन होता है, एक टाइप से कौन सा कलर का होता है, रंगीन कलर का होता है। अगर अपने कौन सा शुद्ध नाइट्रिक अम्ल देख रहे हैं तो शुद्ध नाइट्रिक अम्ल होगा वो कौन सा होगा, कलरलेस होगा, मतलब रंगहीन होगा। ये दो डिफरेंस इस कारण होते हैं, इनके कारण। अब आपसे पूछ लिया जाए कि एक ऐसा नाइट्रिक अम्ल है जिसका रंग क्या है, नीले रंग का है, तो उसमें किसकी प्रेजेंसी होगी, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, उसकी प्रेजेंसी होगी। क्योंकि ये क्या होती है, एक अशुद्धि होती है। अशुद्धि होने के कारण ये नाइट्रोजन जो नाइट्रिक अम्ल है उस नाइट्रिक अम्ल को क्या कर देती है, पीला रंग का बना देती है, और पीला रंग के बनाने के कारण ये कौन सा हो जाता है, रंगीन हो जाता है। और रंगीन होने के कारण अपने को पता है कि ये जो ये नाइट्रिक है, नाइट्रिक अम्ल बना है, ये नाइट्रिक अम्ल क्या है, अशुद्ध है। इसके अंदर कौन सा रंग है, कौन सा अशुद्धि प्रेजेंट है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड की अशुद्धि प्रेजेंट है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड की अशुद्धि प्रेजेंट होने के कारण ये जो नाइट्रिक अम्ल है वो कौन सा नाइट्रिक अम्ल कहलाएगा, अपना सदुम नाइट्रिक अम्ल कहलाएगा। फॉर्मूला ध्यान में रखना, फिर से कह रहा हूं कि सदुम नाइट्रिक अम्ल कब पूछा जाता है कि फॉर्मूला क्या होता है, वहां पर आप डायरेक्ट ये लिखाते हो और साथ में आप क्या लगा देते हो, लिक्विड लगा देते हो या फिर सांद्र लगा देते हो, ये 2 वर्ड लगा देते हो आप, तो ये रॉन्ग हो जाता है आपका, ये रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर सदुम नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3 प्लस में NO होगा। और यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि सदुम नाइट्रिक अम्ल को में किस प्रकार की अशुद्धि रहती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड की अशुद्धि रहती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब इसके बारे में थोड़ी और डिस्कस करते हैं अपने कि सदुम नाइट्रिक अम्ल कैसे होता है और ये रिएक्शनें कैसी होती हैं, आपको ओनली समझनी है। ये बनाने के लिए नहीं पूछता है कि ओस्टवाल की तनु विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इस प्रकार की रिएक्शनें नहीं पूछेगा। वो रिएक्शनें पूछेगा लेकिन बनाने का जो डायग्राम है वो नहीं पूछेगा आपसे। तो ये जो नाइट्रिक अम्ल बना है ये कौन सा है, सदुम नाइट्रिक अम्ल है। और इसके अंदर जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो कितनी मात्रा में शुद्ध होता है, तो 68% इसकी मात्रा क्या होती है, शुद्ध अवस्था होती है। अपने को अगर
90% शुद्ध नाइट्रिक अम्ल चाहिए, तो अपने को क्या करना होगा, ये जो सदुम नाइट्रिक अम्ल है, ये जो सदुम नाइट्रिक अम्ल बना है अपना HNO3 प्लस में NO, जिसे अपने क्या बोल रहे हैं, सदुम नाइट्रिक अम्ल बोल रहे हैं, उसका क्या किया जाता है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण करवाया जाता है H2SO4 की। तो उससे होता क्या है, NO को क्या कर लेता है, वो अवशोषित कर लेता है ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और किसका निर्माण करवा देता है, नाइट्रिक अम्ल का। ये जो नाइट्रिक अम्ल बना है अपना, ये शुद्ध मात्रा में होगा, और इसकी शुद्धता कितनी प्रतिशत होगी, 98% होगी। अब दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। एक तो सदुम नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मूला ये अपने को पता है। सदुम नाइट्रिक अम्ल में किस प्रकार की अशुद्धि होती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड की, या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कह सकते हो, की अशुद्धि होती है। सदुम नाइट्रिक अम्ल का रंग नीला या फिर पीला किसके कारण होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण होता है। सदुम नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल की कितनी प्रतिशत मात्रा शुद्ध होती है, तो 78% शुद्ध होती है। सदुम नाइट्रिक अम्ल से शुद्ध मात्रा में नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करवाया जाता है, निर्जलीकरण करवाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखना, क्वेश्चन वो एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है। उसके बाद में अपने देखते हैं कि रिएक्शन होती किस टाइप से। जैसे अपने ने हेबर विधि में देखी थी, मैनेजमेंट यानी औद्योगिक विधि है, तो इसकी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगी कि कैसे रिएक्शन होगी। तो एक सिंपल सा देख लेते हैं अपने कि किस प्रकार से रिएक्शन होती है। ये अपनों ने क्या कर लिया, एक कक्ष का निर्माण करवा लिया। ये क्या हो गया, अपने एक कक्ष हो गए। यहाँ पर क्या किया मैंने, अमोनिया और ऑक्सीजन। अमोनिया और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम कितना लिया जाता है, आयतन कितना लिया जाता है, तो 1 और 8 लिया जाता है, 1 और 8 लिया जाता है। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ से अमोनिया को और नाइट्रोजन को क्या करें, ऑक्सीजन गैस को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। और ये कक्ष कौन सा होगा, संपीड़क कक्षक होगा, संपीड़क कक्षक होगा। संपीड़क कक्षक में से गुजरने के बाद में क्या होगा, इनको अपने क्या कराएंगे, एक अमोनिया जो अपनों ने अभी लिखा था, कौन सी जाली, प्लेटिनम जाली में क्या करेंगे, इनमें गुजारेंगे। प्लेटिनम जाली में इसे क्या करवाएंगे, इन दोनों को गुजारे, यहाँ से प्रभावित करवाएंगे। ये कौन सी जाली होगी, अपनी प्लेटिनम जाली होगी, प्लेटिनम जाली। इस जाली में क्या है, अपने को पता है कि इसका टेम्परेचर कितना कर रखा है अपनों ने, 173 केल्विन कर रखा है। मतलब ये कौन सी है, लाल रक्त तप टाइप की क्या है, ये जाली बनाई हुई है। यहाँ से जैसे ही क्या हुआ, ये अमोनिया गुजरा, यहाँ सॉरी अमोनिया और ऑक्सीजन गैस संपीड़ित होकर पास आई हुई है। जैसे यहाँ से गुजरेगी, वहां पर होगा क्या, ये दोनों टूटेगी और किसका निर्माण करेगी, NO का निर्माण कर लेगी यहाँ पर। अब ये NO अपने को क्या है, पता है कि बहुत ज्यादा क्या है, गर्म है। गर्म होने के कारण इसे कौन से कक्षक में डालेंगे, फिर अपने संपीड़ित कक्षक में या ठंडक कक्षक में डालेंगे। ये अपना क्या हो गया, ठंडक कक्षक बोल सकते हैं इसे, अपने ठंडक कक्षक बोल सकते हैं, ठंडक कक्षक या फिर संपीड़ित कक्षक बोल सकते हैं, संपीड़क कक्षक बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से जैसे ये गुजरा, उसके बाद में क्या होगा, अपने को पता है इसे एक कौन से दूसरे कक्षक में गुजारेंगे। कौन सा कक्षक होगा, ये ऑक्सीजन यानी ऑक्सीकृत कक्षक बोल सकते हैं इसे, ऑक्सीकृत कक्षक बोल सकते हैं, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट ज्यादा रहेगी। यहाँ से जैसे NO इसमें पहुंचा, ठंडा हो गया, यहाँ ठंडा होने के बाद में उसको क्या किया अपनों ने, ऑक्सीकृत कक्षक में गुजारा। ऑक्सीकृत कक्षक में जैसे ही गुजारे, यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, NO2 का निर्माण हो गया। उसके आगे वाला स्टेप यहाँ पर दिखा रहा हूं मैं आपको। उसके आगे वाला स्टेप, यहाँ से क्या हो रहा है, अपने ने इस NO2 को निष्कासित कर लिया। आगे यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो, ठीक है, आगे बना लेना उसे। यहाँ पर क्या कर लिया मैंने, सेकंड कक्षक का निर्माण कर लिया। ये सेकंड कक्षक कौन सा होगा, यहाँ पर अपने को कौन नाइट्रिक अम्ल मिलेगा। नाइट्रिक अम्ल कैसे मिलेगा, तो जैसे ही अपनों ने यहाँ पर क्या किया, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अपने को मिली है, इस डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को अपने क्या करेंगे, एक जलीय विलयन में गुजारेंगे फव्वारे के रूप में। यहाँ से क्या करवाएंगे, डाई नाइट्रोजन गैस जो बनी हुई है अपनी, इस डाई नाइट्रोजन गैस में यहाँ पर क्या डालेंगे, अपने पानी डालेंगे इसके ऊपर से। जैसे ही अपने को पता है कि डाई नाइट्रोजन गैस बनी हुई है,
उसको अपने किस में डाल रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, तो ये किसका निर्माण हो जाएगा, यहाँ से HNO3 3 ले लूंगा, यहाँ पर इसके मौलिक 3 हो जाएंगे, प्लस में 2 हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा NO। ये अपनी क्या बन गई, सोडियम नाइट्रिक अम्ल बन गया अपना। सोडियम नाइट्रिक अम्ल जैसे ही यहाँ से बना, इसे अपने क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, और इसे शुद्ध करने के लिए अपने क्या करेंगे, बाद में H2SO4 के साथ में इसे अभिकृत करा देंगे। ये 4 टाइप से क्या होगा, इसका कक्षक होगा। अपने को बस इतना सा ध्यान रखना है, संपीड़ित कक्षक में भेजेंगे, फिर प्लेटिनम जाली में इसको क्या करवाएंगे, गर्म करवाएंगे, मतलब दोनों को प्रभावित करवाएंगे। इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग टूटेगी, और किसका निर्माण होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड जो क्या है, यहाँ से गर्म तप से निकल के आई है, तो बहुत ज्यादा गर्म है, इसे ठंडा कक्षक में क्या करेंगे, या फिर संपीड़ित कक्षक में रखेंगे, क्योंकि वाष्प अवस्था में है। क्योंकि यहाँ से निकल के जो नाइट्रिक गैस है वो वाष्प अवस्था में होगी, क्योंकि इस टेम्परेचर पर, तो इसको संपीड़ित करके अपने क्या करेंगे, द्रव अवस्था में लाएंगे। द्रव अवस्था में लाने के बाद में उसे एक ऑक्सीकृत कक्षक बोल सकते हैं, जिसे, या फिर ऑक्सीजन वाला उत्प्रेरक वाला कक्षक बोल सकते हैं, ऑक्सीजन अधिक वाला कक्षक बोल सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड को भेजेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या करेंगे, अपने एक दूसरे कक्षक में ले जाएंगे, उस दूसरे कक्षक में ऊपर में से क्या करेंगे, जल को क्या करेंगे, डालते रहेंगे, और जैसे जैसे जल डालते रहेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम नाइट्रिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बना हुआ सोडियम नाइट्रिक अम्ल क्या करेगा, फिर शुद्ध अवस्था में न होने के कारण शुद्ध अवस्था में लाने के लिए इसे क्या करेंगे, अपने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। अशुद्धि किसके कारण होती है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण इसकी अशुद्धि होती है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखें, ठीक है। उसके बाद में कल इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि किस प्रकार से ये रिएक्शन करते हैं। थैंक यू।